रात भर शोहर की शिद्दतें बर्दाश्त करने के बाद मैंने गुस्ल किया। मेरे होंठों और गर्दन पर सुर्ख निशान बन चुके थे, लेकिन शोहर तीसरी दफा होकर भी कहने लगा, मेरे जज्बात अभी तक ठंडे नहीं हुए। मैं सुबह तक तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मेरे दोनों, अब ज्यादा नखरे ना दिखाओ मेरे सामने, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हर एक पर्दे से आजाद देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से आजाद करना चाहता हूँ। जब आसिफ की बात सुनी तो मैं कांप के रह गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैं तो पहले से ही शायद शर्मो हया का पेकर थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई से निकाह जैसे पाक रिश्ते में बांधा गया। मैं तो छोटी उम्र की 16 साल की लड़की थी। आसिफ तो मेरी बहनोई थे। मुझे तो उनके सामने शर्म महसूस होती थी। पता नहीं वो किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वो हर तरह से मुझे अज़े देना चाहता था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर जब मुझे अपने हसार में लिया तो मैं कप कप आने लगी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी, अभी अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा था, लेकिन आसिफ ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया और मेरे वजूद से सारे पर्दों का आजाद कर दिया और मुझे बेलिबास कर कर बेड पर मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी नाजुक जगह से शदीद दर्द की ठेसें सी उठ रही थी। मैं रात भर आसिफ की शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। अब इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैंने आंखें बंद की, बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को संभालते हुए अपने गिर्द पड़ी चादर को उठाया। मेरी एक नजर बालकनी पर पड़ी तो वहां आसिफ बिना शर्ट की इतनी सर्दी में खड़ा हुआ था। मुझे तो अब आसिफ से नफरत सी पैदा होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना रहम खाए मेरे वजूद पर हर तरह की तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने के लिए वॉशरूम गई तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे वजूद पर पड़ रहा था, वैसे वैसे मेरे वजूद से तकलीफ उठ रही थी। कितने वक्त शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को कैचर में झगड़ती हुई बाहर आई। अभी मैं थकी हारी बेड पर बैठी ही थी कि इतने में आसिफ कमरे में आया और मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी गुस्ल करने की? मुझसे पूछे बिना तुमने गुस्ल कैसे कर लिया? तुमने अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं किए। अभी तो मुझे तुम्हारे वजूद को महसूस करना है, तुम्हारे करीब आना है और फिर मैं तुम्हारे वजूद से खेलना चाहता हूँ। तुम हो के अभी से गुस्ल करके बैठ गई हो। चलो उतारो ये कपड़े, मैं तुम्हारे बिना लिबास के वजूद को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। आसिफ की बातें सुनकर मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हाथ पैर कांपने लगे थे। रात भर आसिफ की शिद्दत ही एक बार मेरी आंखों के सामने घूम गई थी और फिर आसिफ की इन बातों से मेरा दिल खौफ के मारे जोरों से धड़क रहा था। इतना कहकर आसिफ मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टे को उतारकर फेंकते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर सकूं। रात भर तो तुमने मुझे एक सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करने के लिए। देखिए आसिफ, मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है और रात भर ना सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, इसलिए मुझे आराम करने दें, मैं अब सोना चाहती हूँ। आसिफ ने तो रात भर इतने जोर से मेरी गर्दन पर प्यार किया था जहां पर अभी भी मुझे शिद्दत से तकलीफ महसूस हो रही थी। तुम यहाँ तुम्हारी बहन के बदले में यहाँ आई हो। तुम्हें चाहिए कि मुझे सुकून पहुंचाओ। अभी मेरा दिल नहीं भरा, अभी मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए हैं। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आसिफ सिगरेट को पाँव के नीचे मसलता हुआ दोबारा से मेरे ऊपर झुका था। वो इतना जुनूनी बन गया था कि बड़ी शिद्दत से उसने मुझे छोड़ा था। बामुश्किल मेरे गले से आवाज निकली थी। मैं दर्द से करहाने लगी थी। कुछ नहीं मेरी जान, इतना भी तड़पने की जरूरत नहीं। ये सब तो अब तुम्हें उम्र भर सहना ही है। अब इस सब की आदत डालो। मेरे सामने इतनी भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मेरे लिए पागल हो जाओ
और जब मैं तुम्हारे वजूद को छूता हूँ तो तुम भी पागलपन दिखाओ। खुद को अपने आप मेरे करीब करने की कोशिश करो। मैं तो उसकी इज्जतें सह सह कर थक चुकी थी। वो हर तरह से मुझे अज़ियत और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वो मुझसे मेरी बड़ी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब वो दोबारा से मेरे वजूद पर झुका तो पहले से भी ज्यादा उसके लम्स में शिद्दत थी। अब की बार मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी उसकी शिद्दत रात के अंधेरे में बढ़ गई थी। अब फजर का वक्त भी गुजर चुका था। हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश मेरी बहन ना मरती और इसके बदले में आसिफ की बीवी बनकर यहाँ पर ना आती और उसके पागलपन की शिद्दत मुझे बर्दाश्त ना करनी पड़ती। सभी को तो मालूम था कि आसिफ किस कदर शिद्दत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी अज़ियतें बर्दाश्त करने के लिए उसके साथ मेरा निकाह कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहली रात ही उसकी अज़ियतें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 6 बज रहे थे और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब आसिफ के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो आसिफ ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, अब तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाकर गुस्ल कर लो। लेकिन आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम गुस्ल नहीं करोगी। ये कहकर वो सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझ में तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंग अंग से दर्द उठ रहा था। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ चुकी थी। अब मुझे तो गुस्ल करने की भी ताकत नहीं थी। मेरा पूरा वजूद तकलीफ के मारे लरस रहा था। आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ गुस्ल करके वापस आई और थोड़ा सा आराम करने के लिए दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेटी ही थी कि आसिफ फिर से मेरे करीब आया। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नरम नाजुक वजूद एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया है कि मन तो करता है तुम्हारे वजूद से एक लम्हे भी पीछे ना हटूं और तुम्हें अपने हसार में लेते हुए मुझे जो सुकून मिल रहा है एक लम्हे के लिए भी ना तुम्हें बख्शूं। वो गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे शादी की पहली रात इतनी अजियतें और तकलीफ पहुंचाई थी। अभी तो बस शुरुआत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं ये जबरदस्ती के बनाए गए रिश्ते में मुझे फिर से कितनी अजियतें और शिद्दतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी, एक मिनट के लिए भी नहीं सो पाई थी। तकरीबन 10 बज चुके थे और इतने में शॉवर लेकर कमरे से बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आसिफ कहाँ है? अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने ना में सर हिला दिया। फिर मैं खामोश हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं आसिफ को जगा देती हूँ। नहीं खाला जान, आप रहने दें, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी और वहीं पर साथ में बैठकर नाश्ता कर लूंगी। जब मैं ये कह रही थी तो खाला जान की नजरें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहां पर न जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर खाला जान का दिल धड़क गया था। आसिफ की दरिंदगी साफ साफ मेरी गर्दन पे बने उन निशानों से नजर आ रही थी। खाला जान अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो कम से कम मुझ पर तो रहम करे। खाला जान ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, अक्सा बेटा, मेरी बात सुनो। वो मेरे चेहरे को हाथ में लिए और अपनी आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। तुम तो सब कुछ जानती हो कि आसिफ पहले से ही कितना जुनूनी है। बस खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरी में तुम्हारी शादी आसिफ से करनी पड़ी, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अपनी मोहब्बत से ही आसिफ का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था उसके बाद से तो उसे औरत जात से नफरत है। लेकिन देखना, वक्त के साथ साथ बिल्कुल बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम्हें चाहिए कि इसकी हरकतों का सब्र करना होगा। खाला जान मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरी गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ताकि आसिफ की दरिंदगी किसी के सामने न आए। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मेरा दिल
दिल दुख से भर गया था। मैं खाला जान के गले लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। खाला जान मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आसिफ की शिद्दतों से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। फिर मैं कल से हर दिन उनकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। आसिफ ने तो मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं किया। बस वो वजूद पे अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते थे। पता नहीं एक रात में उन्होंने मेरे साथ हालत जान में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनके अंदर तो बहुत सी हवस है। अगर वो अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो वो बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। खाला जान मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजीद उनसे कुछ कहती, खाला जान ने मुझे खामोश करवा दिया और खुद से अलग किया तो सामने आसिफ खड़ा हुआ था। उसको तो देखकर मैं घबरा गई थी। आसिफ की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने खाला जान के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर खाला जान ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलीमे के फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। इतने में ही आसिफ मुझे गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जी वो मैं खाला जान से बस वलीमे के फंक्शन के बारे में ही बातें कर रही थी। मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। जितना कहा है उतना करो। कमरे में बुला रहा हूँ तो कमरे में आओ। मैं आसिफ की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे उसकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद इस रिश्ते को निभाने पे तुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, आसिफ ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी मम्मा को बताओ? मियाँ और बीवी के बीच में जो भी होता है उसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शोहर की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आसिफ ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए उससे कहने लगी, नहीं आसिफ, मेरे खाला जान से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर यह निशान देकर खुद से पूछा था। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टे को साइड पर किया और निशान आसिफ को दिखाने लगी, जहां पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान बनते ही हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि ये निशान अपने दुपट्टे से छुपाओ। लेकिन तुम तो चाहती ही यही थी कि ये निशान मेरी माँ को नजर आए। उसने मेरे जबड़े दबोचते हुए बोला, देखिए आसिफ, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मेरे सामने इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये शरीफ नजर आने वाली लड़कियां किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना मेरी जान। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। वो ये कहकर आसिफ मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगा। आसिफ, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त की है। मैं खुद को आसिफ के हसार से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती वो एक दफा फिर मेरे ऊपर झुकता चला आया। बाहर से न जाने कितनी देर तक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती रही। हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन आसिफ तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। वो तो अपनी शिद्दत निछावर करने पर तुला हुआ था। फिर से मैं उसकी शिद्दत को सहते सहते इंतहा पर पहुंच गई थी। वो तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्ट डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार उस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्ल करने गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरी तकलीफों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं आकर बेड पर बैठी हुई थी। बाहर नंद मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाजा खुला तो मरियम कहने लगी, भाभी, आपको कब से अम्मा बुला रही है? और कब से मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक दे देकर चली गई। और क्या फिर से आपने गुस्ल किया है? क्या बात है भाई, लगता है भाई ने आपको फिर से। आपको पता है भाई आपकी बहन पर भी ऐसे ही अपनी शिद्दत निछावर करते थे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें इस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें, ऐसे बुरे तरीके से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी अब यही हाल होने वाला है। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मरियम की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी।
भाई तो कभी कभी आपकी बहन पर हाथ भी उठाते थे। तुम्हें सब्र करना होगा। भाई ने तो तुम्हारी बहन पर भी रहम नहीं किया और वो बिल्कुल वैसे ही रवैया तुम्हारे साथ अपनाएगा। बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करेगा। जो तुम्हारी बहन ने भाई के साथ धोखा दिया उसका बदला वो तुमसे जरूर लेगा। लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम मेरी खाला की बेटी हो। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन ने जो मेरे भाई के साथ किया है वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। मरियम तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी और मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रही थी, मगर इसमें मेरी क्या गलती थी? जो मेरी बहन ने किया इसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या सच में तुम्हारी बहन के ताल्लुकात गैर मर्दों के साथ थे जिसकी वजह से वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लेकिन वाकई तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती को देखकर मेरा भाई तुम्हारी बड़ी बहन पर फिदा हो गया था। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। वो गैर मर्दों से शादी के बाद भी मिला करती थी और एक दिन तो वो गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। मैं चीखती हुई बोली। मरियम की बातें मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी। मैं रोती हुई बोली, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पाक सिफ्त की लड़की थी। उसके किरदार पर उंगली उठाना बंद कर दो। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो एक इज्जतदार पाक पर्दे में रहने वाली लड़की थी। वो तो तुम्हारे भाई ने उसे फजूल का बदनाम करके रख दिया है। ये सब झूठी अफवाहें हैं मेरी बहन के बारे में। मरियम के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतने में मरियम वहां से चली गई और पार्लर वाली मुझे तैयार करने के लिए आ गई थी। मैं बार बार जिद करने लगी कि मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगी क्योंकि गर्दन पर जो निशान थे मैं वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने सर से दुपट्टा भी नहीं हटा रही थी। ऐसे में मेरी हालत खाला जान समझ चुकी थी। फिर खाला मुझे प्यार से कहने लगी, देखो अक्सर बेटा, तुम्हें डरने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में बस पार्लर वाली होती है जो तुम्हें तैयार करेगी और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम आसिफ खानजादा की बीवी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, जिद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही पार्लर वाली की नजर मेरी गर्दन पर पड़ी तो मुस्कुराकर कहने लगी, लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत अपना प्यार निछावर किया है। लगता है वो शादी की पहली रात के लिए ही पहले से ही जज्बाती था, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान छोड़ा है। उसकी बातें सुनकर तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। मेरा रोना देखकर पार्लर वाली परेशान हो गई थी। क्या हो गया है, इतना क्यों रो रही हो? पार्लर वाली मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो ऐसा होता है, कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है। बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो शादी के शुरू के दिनों में बहुत ही जज्बाती होते हैं और बड़ी ही शिद्दत से अपना प्यार निछावर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। शादी के पहले पहले दिनों में वो थोड़े जज्बाती होते हैं। इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत मासूम और खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हो। कम उम्र होना शायद इसी वजह से इतना ज्यादा घबराहट हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी और मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे तो सबके सामने बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे तो अब ये सोच सोच कर सुकून मिल रहा था कि आज तो वलीमा है और रस्म के मुताबिक मुझे अपने मायके जाना था और कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो मैं सुकून से रह सकती थी। कम अज कम 4-5 दिन तक मुझे आसिफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। पार्लर वाली मुझे तैयार करके आईने के सामने आ चुकी थी। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर एक अप्सरा लग रही थी। तैयार करके पार्लर वाली कमरे से चली गई थी। स्किन कलर के गाउन में मैं बहुत हसीन लग रही थी और मुझे लेने के लिए आसिफ कमरे में आया तो मुझे देखकर उसकी निगाहें मेरे वजूद से अटक गई थी। वो मुझसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अपने हाथ से मेरे गाल को छूते हुए कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जितना तुम्हारा हुस्न है उतना ही तुम्हारे में वफा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वफा निकली तो देखना फिर आसिफ तुम्हें कैसे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। बस अपनी बहन की तरह धोखेबाज ना निकलना। फिर देखना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा। तुम्हें आसिफ खानजादा की बीवी का रुतबा मिलेगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। बस मुझसे वफा करती रहो। तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरे करीब और आता गया। मैं पीछे कदमों से दीवार के साथ लग गई। मेरी निगाहें अपने आप नीचे हो गई। अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो। मैंने कभी सोचा नहीं था
पहली बीवी की बहन जो कि सादा सी पर्दे में रहने वाली लड़की मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के धोखे का बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता तब तक तुम्हें मेरी जिंदगी भर अजियतें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी बहन का बदला तुमसे ना ले लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मेरे कमर पर हाथ रखे खींच कर मुझे अपने साथ लगा चुका था। उसके इस तरह मुझे खींच कर अपने वजूद से लगाया तो मैं कपकपाने लगी थी। उसके लम्स को महसूस करके मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। कल रात वाली शिद्दतें फिर से मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। खैर, आसिफ की एक कज़न कमरे में दाखिल होते हुए बोली और जो कि आसिफ को सख्त नागवार गुजरी। उसने उस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। आसिफ मेरा बाजू पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। वलीमे का फंक्शन लॉन में ही रखा गया था। मेरे हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ देख रहा है। वलीमे का फंक्शन वहां पर ही था। जैसे ही हम दोनों वहां पर आए तो सभी लोग हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया हो। उम्रों का फर्क के बावजूद हम दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। लेकिन आसिफ की आंखों में दुनिया जहां की संजीदगी छाई हुई थी। मेरी माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया और मेरी परेशानी बोसा दिया, लेकिन मैंने खास तवज्जो नहीं दिया। मेरे अब्बा जान ने भी आकर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। कल मेरी बहन का इंतकाल हुआ था। तब मेरे पापा ने अपनी बेटी का आखिरी दीदार से भी इनकार किया था। तब मुझे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मेरी प्यारी बहन का इंतकाल हुआ तो उसके जिस्म पर आंसू की दरिंदगी के निशान पड़े हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने निशानों को नजरअंदाज कर दिया और मेरी बहन को बद किरदार कहने लगे। और उसके इंतकाल के बाद भी खाला जान ने जानबूझकर मेरा रिश्ता आसिफ से तय कर दिया और यूं मैं आसिफ खानजादा की बीवी बनकर यहाँ आ गई। फंक्शन के बाद मेरी माँ कहने लगी, मेरी खाला को तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ रस्म होती है, तो कल आप लोग आज आना। आज हम लोग अपनी बेटी को वापस लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर आसिफ की पेशानी पर गुस्सा नमूदार हुए। क्या मतलब है खाला जान, ये रस्म बहुत पुरानी हो चुकी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और अभी तक आप लोग अपनी फजूल रस्मात से बाहर नहीं निकले। वो जिस तरह बदतमीजी से बोला, ये बात मेरे बाबा ने भी नोट की और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यूं उनका मम्मा के साथ बदतमीजी से पेश आना। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, खाला जान कहने लगे, शायद आसिफ अभी नहीं भेजना चाहता, तो इस वजह से मैं अक्सर को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। खाला जानती थी कि अगर आसिफ खानजादा किसी चीज से इनकार कर दे तो उसके साथ उसी चीज की जिद लगाई जाए तो वो किस कदर बदतमीजी से पेश आता है। और खाला जान ऐसी कोई बदतमीजी चाहती नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कुराहट में जो दर्द और तकलीफ था वो मैंने अच्छी तरह महसूस किया था, लेकिन मुझे अफसोस था। मैंने बोला था कि मम्मा, बहन को तो आसिफ ने मार दिया, लेकिन आपने तो मुझे फिर से उसी जहन्नुम में क्यों भेजा। आप तो जानती थी आसिफ का नेचर कैसा है, आप तो वाकिफ भी थी ना उसके नेचर से ही, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने की खातिर आसिफ के साथ शादी करवा दी। उसके बाद आसिफ ना जाने कहाँ चला गया। कमरे में आने के बाद वे अपनी ज्वेलरी उतारकर साइड पर रखती हुई आईने में देखने के बाद मैं कपड़े तब्दील करने लगी। सामने ही बेड पर आसिफ को पाकर मैं घबरा गई। तुमने किससे पूछकर चेंज किया है? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था और तुम चेंज भी करके आई हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन से जाकर वही पहन कर आओ। मैं खुद अपने हाथों से उतार कर देखना चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुम 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा उसी गॉन में नजर आओ। ये कहकर वो मुझे वॉशरूम की तरफ भेज चुका था। मैं उधर ही खड़ी होगी, दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। कल रात वाले आसिफ की शिद्दतें याद आ रही थी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। बाबा, आप लोगों ने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया है। दिल ही दिल में सोचते हुए मैं दोबारा से इस भारी भरकम को डालने लगी और बामुश्किल उसको डालने के बाद उसकी जिप बंद करने की कोशिश करने लगी, जो कि किसी तौर पर भी बंद नहीं हो रही थी। मैं बार बार पीछे हाथ करते हुए बंद कर रही थी जब अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुआ। क्या मैं बंद कर दूं? खोली क्यों थी जो बंद नहीं होती? वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जो कि सिर्फ खुली होने की वजह से नजर आ रही थी। उसके ठंडे हाथों को अपनी कमर पर महसूस करते ही मैं जी जान से कपकपाई। आसिफ प्लीज, बामुश्किल मेरे लब हिले थे, लेकिन आवाज नहीं निकल सकी थी। आसिफ ने मुझे बाजू से पकड़कर सीधा अपनी तरफ किया
और पीछे ड्रेसिंग के पास लगाते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मर्जी के बगैर ये कदम नहीं उठाओगी तो तुमने ये चेंज क्यों किया था? मुझे अभी तुम्हें जी भर के देखना था। अब तुम्हें ये सब कुछ करने की सजा तो मिलेगी। अभी भी पीछे मेरी कमर पर आसिफ की उंगलियां हरकत कर रही थी। आसिफ प्लीज, मुझे तकलीफ होती है, ऐसी हरकतें नहीं करें। वो सिसकते हुए बोली, तुम्हें तकलीफ ही तो देना चाहता हूँ। ये कहकर मुझे बाजू से पकड़ते हुए मुझे मोड़कर मजीद मेरे जिप को खोलने लगा, जो कि ना जाने कहाँ तक खुलती थी। जैसे जैसे जिप के खुलने की आवाज आ रही थी मैंने जब से अपनी आंखें बंद की। चलो ठीक है, इतनी रोशनी में तुम्हारा गाउन नहीं उतारता, कहीं तुम शर्म से ही मर ना जाओ। ये कहता हुआ वो मुझे अपनी बाहों में भर चुका था। आसिफ, मैं गिर जाऊंगी, क्या कर रहे हैं? मैं नरमी से बोली, तुम जैसे पर्दे में रहने वाली लड़कियों के साथ हो। खुलकर रोमांस करने का अलग ही मजा होता है। जैसे मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में पागल करता हूँ वैसे ही तुम मुझे भी कर दो। मुझे बेड पे लिटाता हुआ मेरे ऊपर झुका। आसिफ प्लीज, खुदा के लिए ऐसी बेपाक बातें मेरे साथ मत करें, मुझे नहीं है आदत। मैं उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश करने लगी। मेरी जान, आदत तो किसी लड़की को नहीं होती। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे वजूद पर चलने लगे और अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। ये कहता हुआ मेरे बाजू पे अपने नाखून गाड़ चुका था। आसिफ, आपके बाद मेरी हिचकी निकली। आसिफ उसकी हिचकियों का गला घोट चुका था। रात भर उसकी दी गई शिद्दतें बर्दाश्त करते करते सुबह तक मेरा वजूद टूटने लगा था। आज दूसरा दिन था, मैं सो नहीं सकी थी और आसिफ हर तरह से इज्जत और तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। आज से तकरीबन 1 साल पहले आसिफ ने अपनी बीवी यानी कि मेरी बहन को बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि वो उसके साथ खुश नहीं है, बल्कि गैर मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात थे। लेकिन बिल्कुल भी मेरी बहन बदकिरदार नहीं थी, और वो भी हर दर्जा की मासूम लड़की थी। वो तो आसिफ की इज्जतें और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसने खुद खुशी कर ली और आसिफ की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। और फिर उसी दिन खाला जान ने अपने बेटे की दरिंदगी को छुपाने की खातिर मुझसे उसका निकाह कर दिया, क्योंकि इसमें आसिफ की इज्जत का सवाल था। खाला जान नहीं चाहती थी कि इसकी दरिंदगी और हवस दुनिया के सामने आए, इसलिए उन्होंने मुझे भी इस जहन्नुम में धकेल दिया। लेकिन आसिफ तो तस्लीम नहीं करना चाहता था। लेकिन खाला जान ने तो 2-3 धमकियां भी लगा दी कि तुम्हें अक्सा के साथ निकाह करना होगा, और मजबूरी में उससे निकाह करना पड़ा था। लेकिन जब उसने मुझे बहुत करीब से देखा, मुझे छुआ, मुझे इज्जत और तकलीफ दी, तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। तब से आसिफ को यही लग रहा था कि सिर्फ मुझे इज्जत और तकलीफ देने से ही सुकून मिलता है। रात भर उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए अभी मेरी आंख लगी हुई थी जब दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होने लगी। मैं बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला, बिखरी हुई हालत में सामने खड़ी हुई मुलाजमा को देखने लगी। बीबी जी बाहर सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो जी चाह चीख चीख कर रोने लग जाऊं। अपने वजूद को बामुश्किल संभालते हुए कहने लगी, ठीक है हम आते हैं। ये कहकर मैं दोबारा से आकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। मेरा मूड बिल्कुल भी उठने का नहीं था। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अभी लेटी ही थी कि जब अचानक मुझे अपनी कमर पर आसिफ की चलती हुई उंगलियां महसूस हुई, तो नींद फक से उड़ गई। बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा, दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। फौरन ही उठकर बैठ गई। बहुत ज्यादा तड़पती हो तुम मेरी कुर्बत में। कल रात मुझे अंदाजा हुआ कि ये कहकर वो सरगोशियां करने लगा। बाहर सब लोग हमारा नाश्ता पर इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। ये कहकर इससे पहले कि आसिफ का मूड बदलता, मैं फौरन से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम का दरवाजा बंद करते ही आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने बालों को एक साइड पर किया और अपनी गर्दन पर बने हुए अनगिनत निशान देख रही थी। अपने होंठ के पास देख रही थी, हर जगह उस शख्स की शिद्दतों के निशान बने हुए थे। मैं कहां कहां से निशान छुपाती। मैं इन सब कुछ छुपाते छुपाते तंग आ चुकी थी। अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचा, मैं कपड़ों समेत ही शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। न जाने कितनी देर तक देखती रही। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका था शॉवर के नीचे खड़े हुए। आज वॉशरूम से बाहर निकलने का इरादा नहीं है क्या? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ, एक दफा मुझे अपना दीदार करवा दो। सुबह सुबह अपने शोहर के अंदर लगे हुए थोड़ी सी प्यास को कम कर दो, उसके बाद नीचे चलते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं मजीद कपकपाने लगी।
सियाह रंग के लिबास में जब बाहर आई तो मेरे भीगे हुए बाल देखकर आसिफ का दिल बड़ी शिद्दत से धड़का। मेरे चेहरे पर एक अलग सा रूप आया हुआ था। मेरे साफ शफाफ गर्दन पर बने हुए हल्के हल्के निशान आसिफ को मुस्कुराने पर मजबूर करने लगे। और कुछ ज्यादा ही तुम्हारी नन्ही सी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं बहुत बड़ा सतम गिर हूँ। मेरी यही मोहब्बत होती है। अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं समझती, जुल्म समझती हो तो तुम्हें नहीं मालूम। न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस मोहब्बत को तरस रही हैं जो आसिफ तुमसे करता है। उन्होंने अपनी पहली वाली बीवी को भी हवस का निशाना बनाया है। दिल ही दिल में सोचते हुए सामने खड़ी हो गई, मुकम्मल तौर पर शख्स को इग्नोर कर रही थी। आज भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। आसिफ तो एक जरूरी काम के लिए बाहर चला गया। तभी खाला जान कमरे में आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मैं ही तुम्हारी माँ को बुलाया है, तुम उनके साथ चली जाओ। आसिफ तो आज घर पर नहीं रहेगा, जरूरी काम से वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में ही अपनी माँ के घर चली जाना और आसिफ के आने से पहले पहले आ जाना। खाला जान की ये बात सुनते ही मैं खुश हो गई। कम से कम मुझे एक रात के लिए तो भी सुकून मिलेगा और एक दिन तो भरपूर आराम करूंगी। और इतना ही, मेरी माँ लेने के लिए मुझे आ गई। अब मुझे डर भी महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने आसिफ से बिना पूछे खाला जान की बात पर अपने मायके चली आई थी। जैसे ही मेरे बाबा ने मुझे देखा तो उनका चेहरा मुरझा गया। वो मुझे देखते ही संजीदा हो गए। वो मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए थे कि मैं कितनी रातों से सोई नहीं थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के बने हुए थे, लेकिन वो देखकर भी खामोश हो गए थे। कुछ भी नहीं कहा था। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर मैं माँ के साथ कमरे में चली गई। माँ, मैं आसिफ के साथ नहीं रह सकती। माँ, आप नहीं जानती वो कितना बड़ा जालिम है। वो हवस भरा दरिंदा है। आप ही को भी उसने अपनी हवस भरी दरिंदगी से ही मारा। रोज वो इस पर जुल्म करता था, मारता पीटता था और आपने अपनी हवस मिटाने के लिए बेइंतहा उन पर तशद्दुद करता था। माँ, मैं उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने अपने गले का दुपट्टा हटाकर अपनी गर्दन पर बने दरिंदगी के निशानों को माँ को दिखाया। माँ ने मजीद तकलीफ माँ, मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, इन 2 दिनों में ही उसने मेरी हालत खराब कर दी है। उसने मेरे साथ एक ही रात में कई दफा सुबह तक। माँ, मैं अब एक दिन उसके साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। सिसकते हुए बोली, देखो बेटा, मैं मानती हूँ ऐसा जालिम है और तुम पर तशद्दुद करता है, लेकिन खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम्हारी बहन के जो किरदार पर उंगली उठाई है, उसकी खातिर कोई भी तुमसे शादी करने के लिए राजी ना होता। वो तो ऐसा था जो तुम्हें अपनाया है, वरना तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तुम कल से ही अपने शोहर की बुराई कर रही हो। अल्लाह ने मना किया है कि बीवी और शोहर की बातें किसी के भी सामने नहीं करनी चाहिए। माँ भी अब कैसी बातें कर रही हैं। माँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं एक पल के लिए भी आसिफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं उससे खुला ले लूंगी और अब कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी। ये सब बातें मेरे बाबा कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आकर मेरे गाल पर खींच कर तमाचा दे मारा। मैं सिसक के रह गई। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने शोहर से ऐसा करो? तुम्हारी बड़ी बहन ने ना जाने क्या गुल खिलाए थे, क्या आधी जवानी में ही चल बसी, और तुम हो के अपने शोहर से खुला लेना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे सोचने की भी? खबरदार, ऐसी घटिया बात अपनी जुबान पर लाने की कोशिश भी की तो रात रुको, कल तुम वापस अपने शोहर के घर चली जाओगी। और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात करने की कोशिश की, हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरी माँ बेबस होकर खामोश खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने कुछ भी कहने की। मैं तो बाबा की बातें सुनकर दुखी सी हो गई थी। बाबा के जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे ही सुबह हुई मैं ससुराल आ गई। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। हर रात आसिफ मुझसे अपना हक वसूल करता तो वो जबरदस्ती करके अपना हक वसूल करने में तुला होता। मैं तो तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में नहीं थी। हर वक्त मुझे आसिफ की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ी थी। एक रात भी ऐसा नहीं था कि आसिफ मुझे सुकून से सोने देते थे। शादी में 2-3 माह हो गए और इन 3 माह में आसिफ ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मुझे तो घर का काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। बार बार मेरी हालत बिगड़ जाती और कमजोरी महसूस होती। एक दिन आसिफ का मूड तब्दील हो गया था। वो धीरे धीरे बदलने लगा था। अपना रवैया मेरे साथ ठीक करने लगा था। शायद उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अक्सा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त किया है। वो शायद कोई लड़की भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी।
तुमने मेरे सितम को बर्दाश्त करके मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से आज़ादी देता हूँ कि तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर ज़िंदगी गुजार सकती हो या फिर खुला ले सकती हो। मैं तुम पर मज़ीद सितम नहीं कर सकता। मैं किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अब मर्ज़ी तुम्हारी, मेरे साथ तुम ज़िंदगी भर रह। मैं किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अब तुम्हें पूरी आज़ादी है। उसकी बातें मुझे ख्वाब वाली दिखाई दे रही थी। ये मुझे क्या कह रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे बेहोशी तारी हो गई थी और कब मुझे अस्पताल ले जाया गया मुझे कुछ होश भी नहीं था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी और आज सामने आसिफ और डॉक्टर खाला जान खड़े थे। आसिफ और खाला जान के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे और जैसे ही मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई, वो ये कि मैं माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे दुख सा हुआ था। फिर मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आसिफ ने कहा, तुम्हें अब घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए तुम्हें हर तरह से हिफाजत मिलेगी। अब तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। इतना कहकर आसिफ चला गया और यूं खाला जान मुझे समझाने लगी, मेरी परेशानी पर बोसा दिया और कहने लगी, चलो घर चलते हैं और खुशखबरी सारे लोगों को सुनाते हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हें वक्त के साथ साथ आसिफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें इन सब बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें हिफाजत से रहना होगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, आसिफ का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया था। जो भी था अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया था और मैं पूरे 9 माह हिफाजत से रही और 9 माह बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। आसिफ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा और अब मेरी जिंदगी खुशियों से संवर गई थी। अब आसिफ मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब भी नहीं आते थे। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब मैं उनसे बहुत खुश हूँ।